हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार मैं अपने जूनियर सुपर टेट एलटी ग्रेड जो आगामी परीक्षाएं हैं और साथ ही साथ 17 सितंबर को होने वाली जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा है तो उसकी तैयारी मैं लगातार करवा रहा हूँ। यहाँ मैं जीआईसी प्रवक्ता की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि जीआईसी प्रवक्ता में मैक्सिमम राइटर्स और सिलेबस वही है जो कि आपका पीजीटी में था। कुछ राइटर अतिरिक्त हैं, तो आज से मैंने उन्हीं राइटर्स के बारे में वीडियो दूंगा जो कि आपके पीजीटी की अपेक्षा पीजीटी से थोड़े से एक्स्ट्रा राइटर जो हैं 4-6, तो उन्हीं के बारे में मैंने वीडियो देना आरंभ किया है। हाँ, सुपर टेट और जो एलटी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में काम देंगे, और जो हमारे जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो डायरेक्ट राइटर्स के रूप में ये राइटर हैं तो ये उनके भी लिए काम आएंगे। तो आज मैं पीजीटी में के सिलेबस में जेफरी चौसर साहब एज ए पोइट नहीं हैं, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में जेफरी चौसर साहब हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप तैयार कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट हों चाहे एलटी के हों, तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आरंभ ही मैंने पोइट्री सेक्शन में प्री चौसेरियन और चौसेरियन इससे किया है। तो ये आप सभी के सिलेबस के राइटर हैं और ये सब आपके काम आएंगे, ठीक है। तो चाहे आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे एलटी की, ठीक है ना, और चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोस जो हैं वो आप सभी के काम आने वाले हैं। तो आज मैं चौसर साहब के जीवन से कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं, बायोग्राफी आप इनको कह सकते हैं, लेकर आया हूं चौसर साहब की, और बहुत आपको अच्छा वीडियो लगेगा, बहुत सिंपल वे में। तो देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है जेफरी चौसर, मैंने आपके लिए लिखा है जेफरी चौसर 1343 to 1400, यानी कि जेफरी चौसर और इनका जो लाइफ स्पान है 1343 से 1400 तक। तो देखिए, पहला पॉइंट, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड द ग्रेटेस्ट नैरेटिव ऑफ इंग्लैंड वॉज चौसर। चौसर साहब के लिए पहला पॉइंट आप लोग याद करें, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है? तो उन्होंने कहा चौसर साहब फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट नैरेटिव ऑफ इंग्लैंड, तब भी आपका आंसर क्या होगा? चौसर। तो 2 पॉइंट एक ही पॉइंट में आ गए आपके, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर साहब और ग्रेटेस्ट नैरेटिव ऑफ इंग्लैंड चौसर साहब। दूसरा पॉइंट याद करिए, ही वॉज बोर्न अबाउट 1343 इन द बिंट्री द बाइन मर्चेंट स्ट्रीट। चौसर साहब का जन्म 1343 में हुआ, स्थान था बिंट्री, और जो कि बाइन मर्चेंट स्ट्रीट के नाम से इंग्लैंड में जाना जाता है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, चौसर साहब का जन्म लगभग 1343 में हुआ, बिंट्री नामक स्थान पर, जो कि बाइन मर्चेंट स्ट्रीट में, ठीक है ना साहब। तीसरा पॉइंट, हिज फादर वाज जॉन चौसर एंड हिज मदर वाज एग्नेस कॉप्टन। इनके पिता का नाम जॉन चौसर था और माता का नाम था एग्नेस कॉप्टन। तो ये 3 पॉइंट आप लोग विशेष याद रखें। अब मैंने आपके लिए सीधा सीधा ईयर और उस ईयर में चौसर साहब ने क्या क्या किया, या लाइफ के कौन से इम्पोर्टेंट उनके जो वर्क्स हैं या आउटपुट है, तो मैं डायरेक्ट वो लेकर आया हूँ जिससे कि आपको याद करने में ईयर आसानी रहे। 1343 में जन्म हुआ, 14 साल की उम्र थी, 1357 आया। अपॉइंटेड पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ डी बर्ग काउंटेस ऑफ अल्स्टर। क्या हुआ, 1357 में चौसर साहब अपॉइंट किए गए एलिजाबेथ डी बर्ग, जो कि उस समय काउंटेस थी अल्स्टर की, तो उनके घर में पेज की नौकरी, पेज होता है आप कहते हैं घरेलू नौकर, तो घरेलू नौकर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। फिर आता है आपका 1359। 1359 में क्या हुआ है, चौसर सर्व्ड इन द रेटिन्यू ऑफ लियोनेल इन द वॉर इन फ्रांस। चौसर साहब ने सेवाएं दी अपने रेटिन्यू ऑफ लियोनेल के लिए, और वो भी किस में? वॉर ऑफ फ्रांस में, यानी कि युद्ध में
यानी कि जो फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था उसमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी रेटिन्यू ऑफ लियोनेल के लिए, ठीक है ना साहब, 1359 में। फिर आया ईयर 1360, 1360 में देखिए इन्होंने क्या किया। चौसर कैप्चर्ड बाई द फ्रेंच एट द सीज ऑफ रेम्स। क्या हुआ 1359 में जब ये फ्रांस से युद्ध में भाग लेने के लिए गए रेटिन्यू ऑफ लियोनेल की तरफ से, तो चौसर साहब को फ्रांस में इन्हें कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया रेम्स में। और उस समय राजा थे एडवर्ड थर्ड, तो एडवर्ड थर्ड साहब ने रैंसम देकर इन्हें मुक्त कराया, ठीक है ना, रैंसम देकर इन्हें मुक्त कराया। और ईयर थी कौन सी, 1360। फिर उसके बाद आया ईयर 1367, ठीक है ना। 1359 में युद्ध लड़ने के लिए गए फ्रांस में, 1360 में इनको कैप्चर कर लिया गया। और उस समय जो राजा थे एडवर्ड थर्ड, उन्होंने रैंसम देकर इन्हें छुड़वाया, ठीक है ना। तो रैंसम का मतलब ही होता है युद्ध में जो बंदी बनाए जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं, पैसा या जो भी चीज़, उसी को रैंसम कहा जाता है। फिर आया ईयर 1367, चौसर बिकम्स एन स्क्वायर इन द हाउस होल्ड ऑफ एडवर्ड थर्ड। चौसर साहब चूँकि एडवर्ड थर्ड ने उन्हें रैंसम देकर छुड़वाया था तो काफ़ी क्लोज आ गए थे एडवर्ड थर्ड के, तो एडवर्ड थर्ड ने चौसर साहब को अपने हाउस होल्ड का स्क्वायर नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त किया, स्क्वायर नियुक्त किया अपने हाउस होल्ड का, ठीक है ना साहब। फिर आया 1367 से 1370 तक 3 वर्ष, ठीक है ना। 5वां पॉइंट, चौसर ट्रांसलेट्स पार्ट्स ऑफ रोमाउंट ऑफ द रोज, ठीक। चौसर साहब ने एक फ्रेंच वर्क है रोमाउंट ऑफ द रोज, उसको ट्रांसलेट करना आरंभ किया। 1367 में आरंभ किया, 1370 तक किया। उसके बाद ईयर आई आपकी 1368, 1368। चौसर राइट्स द बुक ऑफ द डचेस। यहाँ से चौसर साहब एक रिकॉग्नाइज, आप कह सकते हैं कि पोएट के रूप में चौसर साहब का पहला जो फेमस वर्क है वो है द बुक ऑफ द डचेस। तो याद रखिएगा डेट 1368, चौसर साहब ने अपनी पहली रिकॉग्नाइजेबल जो वर्क लिखा है द बुक ऑफ द डचेस, वो आई है 1368 में, ठीक। इनसे कनेक्टेड मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, प्री चौसेरियन और चौसेरियन एज अभी, ठीक है ना, 4-6 दिन ही हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर, फिर आया 1369, 1369। चौसर ट्रेवल्स टू नॉर्दर्न फ्रांस एंड सर्व्स इन द आर्मी ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। 1369 में चौसर साहब नॉर्दर्न फ्रांस की यात्रा पर गए और वहाँ जॉन ऑफ गाउंट के लिए इन्होंने आर्मी में सेवाएं दी, ठीक है ना साहब। फिर सुन लीजिए, 1369 में चौसर साहब नॉर्दर्न फ्रांस गए और वहाँ जॉन ऑफ गाउंट के लिए इन्होंने आर्मी में सेवाएं दी। उसके बाद आती है ईयर 1384, 8 नंबर पर। चौसर अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ द कस्टम्स फॉर हाइड्स, स्किन्स एंड बुल इन द पार्ट ऑफ लंदन। यहाँ से चौसर साहब का कैरियर आप कह सकते हैं ग्रोथ हुआ, नॉट एज ए पोएट, बल्कि आप कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में, एक सामाजिक जीवन में, ठीक है ना। तो यहाँ से इनका कैरियर आरंभ होता है, यानी कि चढ़ता है। तो चौसर अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ द कस्टम, चौसर साहब को 1374 में कस्टम्स का कंट्रोलर बनाया गया और 3 चीज़ों के लिए, हाइट्स के लिए, स्किन्स के लिए और वूल के लिए, वो भी कौन से पार्ट में, इन द पार्ट ऑफ लंदन, ठीक है ना साहब। फिर आया ईयर 1378, चौसर ट्रेवल्स टू इटली मिलान ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। 1378 में चौसर साहब इटली गए, इटली के शहर मिलान में, वो भी एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। तो चौसर साहब का जो कैरियर है वो 3 पीरियड में बटा है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। तो 1374 जो टाइम है लंदन गए और मतलब ये कंट्रोलर बनाए गए, इसका यहाँ तक फ्रेंच पीरियड हुआ। 1378 में जब ये इटली गए तो यहाँ से इनका इटालियन कैरियर, आपका इटालियन इन्फ्लुएंस और इटालियन कैरियर इनका स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड, इटालियन पीरियड को जिसको हम जानते हैं। उसके बाद 10 नंबर है 1378 से 1381 तक। तो चौसर राइट्स सैन सिसेलिया, द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड आरसाइट एंड पेलमन एंड आरसाइट
यानी कि चौसर साहब ने 1378 से 1381 तक इटालियन राइटिंग से प्रभावित होकर अपने कुछ वर्क लिखे। उन वर्क के नाम है सेंट सिसेलिया, द हाउस ऑफ फेम, एनेलेडा एंड आर्साइड और फिर पेलामोन एंड आर्साइड। ठीक, तो पेलामोन एंड आर्साइड एक वर्क है और एनेलेडा एंड आर्साइड एक वर्क है, और द हाउस ऑफ फेम एक वर्क है और सेंट सिसेलिया एक वर्क है। तो ये वर्क्स इन्होंने लिखे। 1380 accused and acquitted of the rape of Cecily Champagne, he writes the Parliament of Fowls। 1380 में थोड़ा सा इनके ऊपर एक आरोप था कि इन्होंने सिसेली चैम्पेन नामक एक महिला का रेप किया है, लेकिन इन पर आरोप तो लगाया गया लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ और इनको जल्दी ही रिलीज़ कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया इस रेप केस से। और इसी वर्ष 1380 में इन्होंने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क लिखा और नाम है आपका द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। क्या नाम है साहब? द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 12 नंबर। 1381 से 1386 तक चौसर राइट्स बोयसे। चौसर राइट ने अपना वर्क लिखा है बोयसे, 1381 से स्टार्ट किया था और 1386 में फिनिश किया। उसके बाद 13 नंबर आया 1385 1385। तो चौसर ग्रांटेड ए परमानेंट डेप्यूटी इन द कस्टम्स, यानी कि चौसर साहब को एक परमानेंट डेप्यूटी का पद दे दिया गया, काहे में? कस्टम विभाग में। ठीक है ना, 1385 में, 1385 में। उसके बाद आया ईयर 1385 से 1389 तक, 1385 से 1389 तक। चौसर सर्व्स एज जस्टिस ऑफ पीस फॉर कैंट। चौसर साहब ने अपनी सेवाएं दी हैं जस्टिस ऑफ पीस के रूप में, वो भी कैंट क्षेत्र में, इंग्लैंड के कैंट एरिया में। फिर सुन लीजिए, 1385 से 1389 तक चौसर साहब ने जस्टिस ऑफ पीस की भूमिका निभाई कैंट एरिया में। उसके बाद 1386 में चौसर बिकेम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट। चौसर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने कैंट से। रिटायर्स फ्रॉम कंट्रोलरशिप ऑफ कस्टम्स, और कस्टम्स की जो ड्यूटी थी कंट्रोलरशिप की, वहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट लिया। और इसी वर्ष 1386 में ही इन्होंने एक और अपना महत्वपूर्ण वर्क लिखा, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। कौन सा वर्क लिखा साहब? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो 1386 बहुत महत्वपूर्ण है इनकी लाइफ में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए ये कैंट से, कंट्रोलरशिप ऑफ कस्टम से इन्होंने रिटायरमेंट लिया और इसी वर्ष लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इन्होंने ये अपनी पोइटिक कंपोजिशन कंप्लीट की। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट आता है 1387 से 1392 तक, 16 नंबर। चौसर बिगिंस द कैंटरबरी टेल्स। चौसर साहब ने अपना मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क, जिस कारण से हम इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं, वो आरंभ किया और वर्क का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। 1387 में आरंभ किया था, 1392 तक लिखा था। 1389 में अपॉइंटेड क्लर्क ऑफ द वर्क्स एट वेस्टमिंस्टर टावर ऑफ लंदन। 1389 में इन्हें क्लर्क के पद के रूप में वेस्टमिंस्टर टावर ऑफ लंदन में अपॉइंट किया गया। चौसर साहब को अपॉइंट किया गया वेस्टमिंस्टर टावर ऑफ लंदन में क्लर्क के रूप में। ठीक है ना। 1390 अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ वॉल्स एंड डिचेस, यानी कि चौसर साहब को कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया वॉल्स एंड डिचेस में। कहाँ साहब? वॉल्स एंड डिचेस में के लिए। ठीक है ना साहब। 1391 आया साहब। फिर ही रिटायर्स फ्रॉम क्लर्कशिप ऑफ द किंग्सबर्ग, यानी कि जो टावर ऑफ लंदन में ये क्लर्क की भूमिका में आए थे, तो 1391 में क्लर्कशिप से किंग्सबर्ग के ये रिटायर हुए। अपॉइंटेड डेप्टी फॉरेस्टर ऑफ द रॉयल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ पैथरटन सॉमरसेट। भैया देखो, इन्होंने 1391 में क्या हुआ, क्लर्कशिप ऑफ द किंग्सबर्ग से रिटायर हुए और उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया डेप्टी फॉरेस्टर ऑफ द रॉयल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ पैथरटन सॉमरसेट में। क्लियर ना साहब। यहाँ आपको डबल लग रहा होगा। आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊँ इसको। अट्रैक्टिव के चक्कर में मैंने रेड पेन का यूज़ किया और जिस रेड पेन का यूज़ कर रहा था उसमें जब उसकी PDF बनाई तो वो बहुत हल्का आ रहा था, तो इस कारण से इसके ऊपर लिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आई तो सॉरी, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। फिर उसके बाद 1391 से 1392 राइट्स द ट्रेटाइज ऑफ द
एस्ट्रोलेबल। इन्होंने अपना एक और पोइटिक कंपोजिशन लिखा, नाम है ट्रीटाइज ऑफ द एस्ट्रोलेबल, 1391-1392 में। उसके बाद 1392 से 1395 मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स रिटन, ठीक है ना साहब। 1392 से 1395 तक जितनी भी कैंटरबरी टेल्स हैं अधिकतर इन्होंने इसी दौरान लिखी हैं, 1392 से 1395 तक। उसके बाद 1394 ईयर आया साहब, 22 नंबर, ग्रांटेड एन एन्युटी फॉर लाइफ ऑफ 20 पाउंड्स बाय द किंग। इनको एक एन्युटी दी गई, ठीक है ना, 20 पाउंड की राजा के द्वारा, और एन्युटी फॉर लाइफ, पूरे जीवन जब तक ये जीवित रहेंगे इनको 20 पाउंड मिलेंगे, और ये राजा की तरफ से इनको एन्युटी दी गई, जो कि उस समय बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था। 20 पाउंड से कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन राजा के द्वारा एन्युटी मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होता था, तो ये इनको 1394 में मिला। उसके बाद और अच्छा इनका आया 1399, हेनरी फोर्थ, उसके बाद राजा बने हेनरी फोर्थ। तो हेनरी फोर्थ कन्फर्म्स चौसर फाइनेंशियल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय रिचर्ड सेकेंड। हेनरी फोर्थ ने क्या किया, जब वे राजा बने तो चौसर साहब को जो फाइनेंशियल राइट्स और प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जो कि रिचर्ड सेकेंड ने दी थी, वो उन्होंने उनको सब कंटिन्यू रखी, और साथ ही साथ विद एन एडिशनल एन्युटी ऑफ 40 पाउंड, 20 पाउंड तो मिलते ही थे, 40 पाउंड्स की एन्युटी और बढ़ा दी। ही रिटायर्स टू वेस्टमिनिस्टर, और इसी वर्ष 1399 में ये वेस्टमिनिस्टर से रिटायर हुए, ठीक है ना साहब। तो फिर समझ लीजिए, हेनरी फोर्थ ने रिचर्ड सेकंड के द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल राइट्स और प्रिविलेजेस जो मिल रही थी चौसर साहब को, उनको जारी रखा, और साथ ही साथ 40 पाउंड्स की एन्युटी और ऐड की कर दी, ठीक है ना। यहाँ चौसर साहब का समापन 1400, चौसर डेथ ऑन 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर 1400 को चौसर साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है ना साहब। तो 1343 और 1400 तक ये इनका लाइफ स्पान है। तो ये इनको मैंने 24 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आप आसानी के साथ इनको याद रख सकें। उसके बाद हम लोग आते हैं 3 पीरियड्स ऑफ चौसर्स लाइफ। चौसर के जीवन के प्रमुख 3 पीरियड्स, यानी कि चौसर का लिटरेरी कैरियर जो है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड फ्रेंच पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो चौसर्स फर्स्ट पीरियड बाज ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, चौसर साहब का फर्स्ट पीरियड जो है उस पर फ्रेंच भाषा का प्रभाव है। इट इंक्लूड्स हिज अर्ली वर्क्स विच इज़ लार्जली ऑन फ्रेंच मॉडल्स लाइक। इनके शुरुआती वर्क जो हैं, मतलब ये इनके फर्स्ट पीरियड में शुरुआती वर्क्स आते हैं जो कि फ्रेंच मॉडल्स पर आधारित हैं, जैसे कि रोमन डी ला रोज, बहुत महत्वपूर्ण वर्क है इनका, रोमन डी ला रोज। दूसरा है पोएम्स ऑफ गुलियम डी मैचॉट, पोएम्स ऑफ गुलियम डी मैचॉट। और थर्ड पॉइंट है द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है ना साहब। 3 इनके जो महत्वपूर्ण वर्क हैं वो फ्रेंच पीरियड के आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर आता है इनका सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड को हम लोग इटालियन पीरियड के नाम से जानते हैं। इस पर चौसर सेकंड पीरियड बाज ऑफ इटालियन इन्फ्लुएंस, चौसर साहब का सेकंड पीरियड इटालियन उससे प्रभावित है। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज वर्क्स वर मॉडल्ड प्राइमरली ऑन डेंटे एंड बोकैक्यू, और इस पीरियड के दौरान उनके वर्क जो हैं वो मॉडल हैं उन्होंने किए हैं डेंटे और बोकैक्यू साहब पर, और इसमें मेजर वर्क्स हैं इनके द हाउस ऑफ फेम और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। कौन कौन से साहब? द हाउस ऑफ फेम और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ठीक है ना साहब। फिर आता है इनका थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड इंग्लिश पीरियड। चौसर थर्ड पीरियड वाज ए पीरियड ऑफ मैच्योर स्ट्रेंथ एंड ओरिजिनलिटी। चौसर साहब का जो थर्ड और लास्ट पीरियड है वह मैच्योर स्ट्रेंथ और ओरिजिनलिटी का पीरियड कहलाता है, और इसके मेजर वर्क्स हैं आपके द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन और कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स की एक चीज़ याद रखिए, कैंटरबरी टेल्स इनके द्वारा लिखा हुआ ऐसा नैरेटिव वर्क है जिसमें कि 17,000 लाइन्स हैं। कितनी? 17,000 लाइन्स कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने लिखी हैं। तो आज तो मैंने चौसर साहब की बायोग्राफी आपको बताई, चौसर साहब के जो प्रमुख वर्क्स हैं, कौन सी ईयर में कौन सा वर्क्स उन्होंने लिखा, कौन सी ईयर में उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इन सब के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो आज आपको दिया। कल मैं चौसर साहब, कल का मेरा वीडियो, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा चौसर साहब से कनेक्टेड, जिसमें कि मैं आपको चौसर साहब की ये प्रमुख वर्क्स जो मैंने आपको लिखाए हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड के,
चाहे वो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, कैंटरबरी टेल्स, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द बुक ऑफ द डचेस। तो जो मैक्सिमम वर्क्स हो सकते हैं चौसर साहब के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल मैं आपको उनसे परिचय कराऊंगा आपका, शॉर्ट समराइज़ करते हुए बहुत छोटे से पॉइंटों में, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उतना ही उतना। ठीक, तो ऐसा मैं वीडियो कल आपको लेकर मतलब अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए। मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोविड की अभी इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए सेहत का, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। जय हिंद, जय भारत।